हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़। आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ पब्लिक फाइनेंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज या अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के साथ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का सिद्धांत क्या है, किस तरीके से मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की स्थितियों को प्राप्त किया जा सकता है, यानी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की शर्तें क्या हैं, विभिन्न अर्थशास्त्रियों की द्वारा जो शर्तें दी गई हैं मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को अचीव करने के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का जो सिद्धांत है उसकी आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। और चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या है। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी कंट्री की जो सरकार है वो जब अपने फिजिकल ऑपरेशन करती है तो उसके कारण किसी उस देश की इकोनॉमी पे बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। फिजिकल ऑपरेशन से हमारा क्या अभिप्राय है? फिजिकल ऑपरेशन से हमारा अभिप्राय है कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड डिस्पर्सल थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर। यानी रिवेन्यू कलेक्ट करती है सरकार टैक्स के द्वारा और पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा उस रिवेन्यू को एक्सपेंड करती है, उसको डिस्पर्स करती है, उसको खर्च करती है। अब ये जो क्रियाएं हैं रिवेन्यू कलेक्शन की और डिस्पर्सल की, उसके फलस्वरूप उस देश की सरकार के जो ऑपरेशंस हैं उनके फलस्वरूप समाज के या अर्थव्यवस्था के जो उपभोग का स्तर है, उत्पादन का स्तर है और उसका जो आय का वितरण है किसी देश की, उस पर उनके बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। इट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब इसके कारण क्या होगा? जो सरकार के फिजिकल ऑपरेशन हैं उनके कारण सरकार के एक जो समाज है उसके एक हिस्से की परचेजिंग पावर किसी दूसरे हिस्से में चली जाती है, यानी ट्रांसफर करती है। जैसे टैक्स लगाया गया और उसके बाद उसको एक्सपेंड किया गया, खर्च किया गया, तो जिन लोगों से टैक्स गया उनसे इनकम को ट्रांसफर हो जाएगी उन लोगों पर जिनके ऊपर वो पब्लिक एक्सपेंडिचर किया गया। तो ये बेसिकली तरीका है जिसके द्वारा सरकार के जो फिजिकल ऑपरेशन हैं वो परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करते हैं समाज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ, और इसके साथ साथ उस देश में जो कुल इनकम है उसके स्तर को भी वो प्रभावित करते हैं। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जो ये चेंजेस हो रहे हैं, ये जो परिवर्तन होते हैं सरकार के फिजिकल ऑपरेशंस के कारण, टैक्स कलेक्शन के कारण और एक्सपेंडिचर के कारण, क्या वो समाज के लिए लाभदायक हैं या नहीं है, ये हमें टेस्ट करना जरूरी है। और ये टेस्ट जो हम करते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के द्वारा करते हैं। अगर हम जो हमारे क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उनके दृष्टिकोण को देखें फिजिकल ऑपरेशंस के बारे में, तो उनका ये मानना था कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। जेबी शे ने जैसे कहा कि सरकार का जो फाइनेंस है उसकी सबसे बेस्ट प्लान क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि सरकार कम से कम खर्च करे। और उन्होंने ये कहा कि सबसे बढ़िया टैक्स कौन सा है? वो टैक्स है जो जिसकी मात्रा सबसे कम हो, यानी जो सबसे कम मात्रा में लगे वो टैक्स सबसे अच्छा है। ऐसा जेबी शे का मानना था। बेसिकली जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की व्यू थी अबाउट द जो फिजिकल ऑपरेशन ऑफ ए कंट्री, वो बहुत नैरो थी और उनका ये मानना था कि सरकार को जो है वो कम से कम खर्च करना चाहिए, टैक्स भी कम से कम लगाने चाहिए। दोनों को बुरा मानते थे। पब्लिक सरकार का जो खर्च है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सरकार जो है टैक्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाने चाहिए। ऐसा प्रोफेसर जे बी शे का और बाकी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था उनका मानना था। उनके अनुसार इसका बेसिक कारण ये था कि दे फेल टू अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। जब सरकार खर्च करती है तो उसके कारण लोगों की इनकम बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में, कंजम्पशन बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और उसके कारण और अधिक इनकम जनरेट होती है मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण। लेकिन जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, वो इसको समझने में नाकाम रहे। इसके कारण उन्होंने लेजिस फेयर की जो नीति थी वो अपनाई थी कि सरकार का हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में कम से कम होना चाहिए। उनका ये मानना था कि समाज जो है अपने आप जो अधिकतम समाज है, अधिकतम जो कल्याण है उसको सुनिश्चित कर लेगा। इसके साथ साथ उनका ये मानना था कि कम से कम टैक्स लगाए जाने चाहिए क्योंकि टैक्स एक बुराई है और सरकार को खर्च भी कम से कम करना चाहिए। और केन्स ने इसको अकाउंटेंट्स नाइटमेयर कहा था। उसका कारण ये था कि केन्स का ये मानना था कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे वो ये देखने में विफल रहे
कि सरकार का जो खर्चा है या सरकार के जो फिजिकल ऑपरेशन है वो किसी इकोनॉमी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए उसको उन्होंने अकाउंटेंट्स नाइटमेयर कहा कि लोगों को बहुत सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा सकती थी और सरकार ने एक गलत अप्रोच के कारण क्लासिकल की वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचा सकी। जो कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस है उसको वो समझने में विफल रहे। जो क्लासिकल्स के अजम्पशंस थे हमने कहा और रिजेक्ट किया उनको कि वो अनरियलिस्टिक हैं और अनसाउंड हैं। तब हमें यह देखना जरूरी है कि पब्लिक फाइनेंस का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो क्या होना चाहिए। प्रोफेसर डाल्टन और प्रोफेसर पिगू दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिन्होंने फॉर्मुलेट की और पॉपुलराइज की एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के नाम से जानते हैं, और पिगू ने इसको प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर के नाम से जाना था। दोनों के एक ही बात कही थी दोनों ने कि सरकार को अपने खर्चे और अपना रिवेन्यू इस तरीके से जनरेट करना चाहिए, यानी पब्लिक फाइनेंस ऑपरेशन इस तरीके से कंडक्ट करने चाहिए कि समाज का जो कल्याण है वो अधिकतम हो या समाज को जो लाभ मिले वो अधिकतम हो। डाल्टन के खुद के शब्दों में उन्होंने कहा था कि द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम सोशल वेलफेयर ये कहती है कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज जो सरकार पब्लिक फाइनेंस ऑपरेशंस के द्वारा करती है और इसके साथ साथ जो खर्च करती है तो उनका मेन उद्देश्य वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी होना चाहिए। उनके अनुसार बेस्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज दैट विच सिक्योर्स द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज फ्रॉम द ऑपरेशन विच इट कंडक्ट्स। इसको हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या है। पहला तो जो लास्ट रुपया खर्च किया गया उससे मिलने वाला जो सोशल बेनिफिट है वो लास्ट यूनिट जब हमने कलेक्ट की है, लोगों से टैक्स के रूप में ली है, तो उसके कारण जो सेक्रीफाइस हुआ और एडिशनल जो लास्ट रुपया खर्च किया उसके कारण जो बेनिफिट हुआ वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। यानी एमएसबी जो सोशल बेनिफिट्स हैं, लास्ट रुपया खर्च जो सरकार करती है उसके कारण, और जो टैक्स के कारण जनता को देना पड़ता है उसके कारण जो कष्ट है लास्ट रुपये से जो प्राप्त होने वाला बेनिफिट और उसके कारण जो झेलने वाला जो कष्ट है, वो दोनों एक दूसरे के अगर बराबर होंगे, यानी एमएसबी और एमएसएस एक दूसरे के बराबर होंगे, तब हम कह सकते हैं कि सोशल बेनिफिट की जो कंडीशन है यानी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की जो कंडीशन है वो पूरी हो गई है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जो सरकार के खर्चे हैं, जो सरकार एक्सपेंडिचर करती है, वो अलग अलग हेड पे करती है। जैसे एजुकेशन पे किया, हेल्थ पे किया, इन सारे हेड पे किए जाने वाला जो अंतिम रुपया है उससे जो लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है वो एक समान होने चाहिए। यानी लास्ट रुपया जो हेल्थ पे खर्च किया उससे जो बेनिफिट मिला, लास्ट रुपया जो एजुकेशन पे खर्च किया उससे जो बेनिफिट मिला, लास्ट रुपया जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया उससे जो रिटर्न मिला, वो सारे एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। टैक्स बर्डन जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए कि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस जो है टैक्स के कारण वो एक समान हो। यानी अगर सरकार समाज के विभिन्न वर्गों से टैक्स लेती है तो हर व्यक्ति से जो टैक्स लिया गया उसके कारण जो सेक्रीफाइस है वो एक समान होना चाहिए। अब हम देखते हैं मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के कुछ अजम्पशंस। सभी प्रकार के जो टैक्स हैं उनके कारण समाज को त्याग करना पड़ता है, ये सिद्धांत ये मानता है। इसी के साथ साथ सारे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं उनके कारण लाभ प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल एडवांटेज अप्लाइज टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी जब सरकार खर्च करती है तो हर अतिरिक्त रुपया जो खर्च किया जाता है उसके कारण जो समाज को लाभ मिलता है वो घटता जाता है। यानी अगर सरकार पहले 10 करोड़ खर्च करती है तो समाज को उसका लाभ ज्यादा मिलता है और अगले 10 करोड़ में कम मिलेगा, उससे अगले 10 करोड़ में कम मिलेगा। इसी तरीके से जो टैक्स लगाए जाते हैं उनमें इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल डिस्यूटिलिटी होती है। यानी जो हर व्यक्ति जो है जिस पे टैक्स लगाया जाता है तो उससे ज़्यादा मात्रा में अगर आप टैक्स लगाओगे, अगर मेरे पास 100 रुपीज़ हैं तो पहले 5 रुपये का टैक्स मेरे ऊपर लगाया जाएगा, उसके कारण मुझे जो डिस्यूटिलिटी होगी, और अगला जो 5 रुपये का टैक्स लगाया जाएगा उसके कारण जो डिस्यूटिलिटी होगी वो अलग अलग होगी। हालांकि मनी टर्म में मैं 5 ही रुपये को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्सेस के कारण टैक्सेस जो हैं वो दे आर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल डिस्यूटिलिटी। इसी तरीके से द पब्लिक रिवेन्यू जो है उसमें केवल टैक्सेस होने चाहिए। ये हमने पहले से मान लिया है कि जो पब्लिक रिवेन्यू है वो उसमें केवल टैक्सेज हैं, गिफ्ट, लोन और फीस या डेब्ट वगैरह नहीं है। और इसके साथ साथ एक पांचवा इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि बजट जो है वो एक बैलेंस बजट है, उसमें जितना सरकार
टैक्सेस से रेवेन्यू कलेक्ट करती है वो उतना ही सरकार का पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं जिन पे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का सिद्धांत लागू होता है। आइए अब हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज देखते हैं। जैसा कि हमने पहली कंडीशन डिस्कस की थी कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वहां होगा जहां एमएसएस और एमएसबी एक दूसरे के बराबर होंगे। मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट, यानी टैक्स के कारण जो अंतिम रुपया टैक्स का लिया गया उसके कारण जो लोगों को त्याग करना पड़ा वो एमएसएस है, और जो अंतिम रुपया खर्च किया गया उससे जो बेनिफिट मिला वो दोनों एक दूसरे के बराबर होने से। चलिए देखते हैं एमएसएस क्या है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, एमएसएस जो है सरकार जो भी टैक्स लगाती है तो हर यूनिट ऑफ टैक्स जो सरकार इंपोज करती है लोगों पे उसके कारण लोगों को यूटिलिटी की हानि होती है या डिसयूटिलिटी होती है। अब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल यूटिलिटी ये बता रहा था हमें कि जो जो टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा तो हर एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स होगी उसके फलस्वरूप जो समाज को होने वाला जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ता जाएगा। मैंने जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया था। इसी तरीके से अगर हम मार्जिनल सोशल बेनिफिट को देखें तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स भी जब एक एडिशनल यूनिट सरकार खर्च करती है उसको हम एमएसबी कहते हैं, और ये जो एमएसबी है ये हर एडिशनल खर्चे के साथ घटती जाती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि पहले 10 करोड़ में सरकार के खर्चे के कारण समाज को जो लाभ पहुंचेगा वो कम होगा और अगले 10 करोड़ रुपए का उससे कम होगा और फिर वो कम होता जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स का जो नियम है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर पे लागू होता है। तो इसके कारण एमएसबी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी जो जो हम पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। चलिए अब ये दोनों चीजें हमने देखी कि एमएसएस क्या है और एमएसबी क्या है। सोशल एडवांटेज के लिए दोनों का एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है। इनका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हमारा मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस को देखते हैं। पहले एक्स एक्सिस पे हमने लिया अमाउंट ऑफ टैक्स, वाई एक्सिस पे हमने लिया मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। अब किस तरीके का कर्व हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, जो जो टैक्स बढ़ेगा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस जो है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हम एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसा कि हमने बनाया। ये हमारा एमएसएस कर्व है। अब ये एमएसएस कर्व हमें क्या बताता है कि अगर हम ओएम अमाउंट का टैक्स लगाते हैं तो जो हमारा सीमांत यानी मार्जिनल जो सेक्रीफाइस है वो हमारा एम एन के बराबर होगा, यानी एम यूनिट का टैक्स लगाने से जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो एन एम के बराबर होगा। इसके विपरीत अगर हम टैक्स की अमाउंट को बढ़ा देते हैं, अगर मान लो इसको बढ़ाते जा रहे हैं ना हम एक्स एक्सिस पे, अगर हमने M1 मात्रा का ओम1 मात्रा का टैक्स लगाया तो उसके कारण जो हमारा सेक्रीफाइस होगा वो M1N के बराबर होगा, यानी बढ़ जाएगा। जो जो टैक्स की अमाउंट बढ़ेगी हमारा जो MSS है वो बढ़ता जाएगा। इसके विपरीत जो हमारा MSB है उसको क्या होगा देखते हैं। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के कारण, और वाई एक्सिस पे हमारा MSB है। यहाँ पे हम एक नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व को एक्सपेक्ट करेंगे, यानी अगर हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर की मात्रा ओएम के बराबर है तो जो बेनिफिट मिलेगा एडिशनल यूनिट के कारण, जो एम यूनिट के कारण बेनिफिट मिलेगा वो हमें एम एन के बराबर होगा। लेकिन अब अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर की मात्रा बढ़ाते हैं तो यहाँ जो एक्सपेंडिचर किया गया उसका जो सोशल बेनिफिट पे इफेक्ट होगा वो M1N के बराबर होगा, यानी कम होगा। तो ये जो कर्व हैं दोनों MSB और MSS, ये टैक्स के कारण समाज को जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है हर एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स के कारण, प्रति एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स के कारण जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो एमएसएस कर्व के द्वारा दिखाया है। और एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के कारण जो बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट में जो चेंजेस होते हैं यानी मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, उसको हमने एमएसबी के द्वारा दिखाया है। समाज का कुल लाभ अधिकतम वहां होगा जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इस कंडीशन में समाज को जो कुल लाभ होता है EN के बराबर होगा। अगर ON मात्रा में सरकार खर्च करती है तो सरकार को जो समाज को लाभ होगा वो NE के बराबर होगा, और ON मात्रा में ही सरकार टैक्स कलेक्ट करती है तो जो लाभ होगा सेक्रीफाइस होगा वो भी EN के बराबर होगा, यानी यहाँ पे जो सोशल एडवांटेज है पूरे समाज को वो अधिकतम होगा। अगर किसी कारण से अगर हम टैक्सेस ज़्यादा लगाते हैं तो हमारा सेक्रीफाइस हो जाएगा NA के बराबर ये। और लेकिन ON1 हम अगर खर्च करते हैं, क्योंकि हमने बैलेंस बजट माना है तो उतना ही खर्च करेंगे, तो उसके कारण जो हमारा बेनिफिट है वो केवल N1B होगा। यानी यहाँ पे अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें जो लाभ मिलेगा
आखिरी वाला रुपया अगर हम N1 लगाते हैं तो हमें लाभ मिलेगा वो N1B मिलेगा, लेकिन उसका नुकसान जो है हमारा ए N1 के बराबर होगा, यानी कुल जो नेट लॉस है वो AB के बराबर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है। इसी तरीके से अगर हम कम मात्रा में लगाते हैं तो ये भी ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर हम ON1 मात्रा में टैक्स कलेक्ट करते हैं तो समाज को जो लाभ मिलता है वो CN2 के बराबर मिलता है, और समाज का जो सेक्रीफाइस है वो N2D है, यानी CD के बराबर समाज को नेट सोशल बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर हम केवल ON1 तक सरकार अपने फिजिकल ऑपरेशन को या बजट के साइज को रखती है, ON2 रखती है, तो उस कंडीशन में जो ये सोशल वेलफेयर हमारा सोशल एडवांटेज बढ़ सकता था, ये CDE के बराबर, इसको हम जाने दे रहे हैं। तो सरकार को अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर या बजट के साइज को बढ़ाना चाहिए, और तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक वो ON पॉइंट पे, जहां पर हमारा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाता, वहां तक सरकार को अपने फिजिकल ऑपरेशंस को बढ़ाना चाहिए, और वहां पे उसका जो लाभ है, सामाजिक लाभ है, वो अधिकतम होगा। अब हम देखते हैं पिगू की कंडीशंस। पिगू के अनुसार मैक्सिमम सोशल एडवांटेज उस स्थिति में हमें प्राप्त होगा जब हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसे उस पॉइंट तक हम पुश करें जहां एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन मिलता है लास्ट रुपए से, वो बराबर हो लास्ट रुपए से जो हमारा एडिशनल सेटिस्फेक्शन लॉस्ट होता है। यानी जब हम एडिशनल खर्च करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन हमें प्राप्त होगा, और जब हम लास्ट यूनिट ऑफ रुपीज टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं तो हमारा कुछ सेटिस्फेक्शन लॉस होगा। जहां ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, सेटिस्फेक्शन लॉस्ट ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्सेशन, और जब इस एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्सेशन को हम खर्च करते हैं तो जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं, सोशल सेटिस्फेक्शन है, वो जो हमें बढ़ा है, वो दोनों एक दूसरे के जब बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हमने मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की कंडीशन पूरी कर ली है, ऐसा माना जाएगा। इसके कारण नेट सोशल बेनिफिट होगा, और नेट सोशल बेनिफिट जो है वो MSS और MSB का डिफरेंस है। चलिए पिगू की कंडीशंस के द्वारा देखते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस पे पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्स लिया है, वाई एक्सिस पे हमने MSS और MSB लिया है। ये हमारा MSS कर्व है, ये हमारा MSB कर्व है, जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहां पर MSS और MSB एक दूसरे के बराबर होगा, या हमारा पिगू के सेंस में हमारा नेट सोशल बेनिफिट है वो अधिकतम होगा। यानी सरकार का जो बजट का साइज है वो OM होना चाहिए, यानी OM मात्रा में वो टैक्स कलेक्ट करे और OM मात्रा में वो एक्सपेंड करे। तो उस कंडीशन में जो हमारा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का पॉइंट है वो प्राप्त कर पाएंगे हम, ये जो OM बजट की साइज पे हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पे जो कुल बेनिफिट होगा, समाज को जो पूरा बेनिफिट मिलेगा, वो हमारा A, B और E एरिया का होगा। ये हमारा नेट सोशल बेनिफिट है। कैसे है? जैसे मान लो ये वाली जो अमाउंट हमने खर्च की, तो उसके कारण जो हमें बेनिफिट मिला वो इतना मिला, लेकिन हमने जो सेक्रीफाइस किया वो सिर्फ इतना किया, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ आ गया। तो ये जो एरिया है ये बेसिकली इस डिफरेंस को बताता है, A, B, E एरिया, ये हमारा नेट सोशल बेनिफिट है कंडीशंस। अब हम देखते हैं जो पिगू की कंडीशंस हैं उनको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर हम टोटल सोशल सेक्रीफाइस, यहाँ पे हमने मार्जिनल लिया था कि मार्जिनल टोटल सेक्रीफाइस कितना है और मार्जिनल सोशल बेनिफिट कितना है, लेकिन जो हमने मार्जिनल से उस ग्राफ को एक्सप्लेन किया था उसको हम टोटल के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी टोटल सोशल सेक्रीफाइस और टोटल सोशल बेनिफिट को कंपेयर करके भी हम देख सकते हैं। जहां पर इन दोनों का अंतर मैक्सिमम होगा वहां पर हम कहेंगे कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की कंडीशन को हमने प्राप्त कर लिया है। चलिए देखते हैं। ये हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ये हमारा टोटल सोशल सेक्रीफाइस और टोटल सोशल बेनिफिट है। वाई एक्सिस पे हम देख सकते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर ये हमारा कर्व है टोटल सोशल सेक्रीफाइस, क्योंकि ऊपर की तरफ उठता हुआ है, यानी ज्यों ज्यों पब्लिक टैक्सेस बढ़ेंगे हमारा सेक्रीफाइस जो बढ़ता जाएगा। इसके विपरीत अगर हम देखें, ये वाला जो कर्व है ये हमारा टोटल सोशल बेनिफिट है, यानी जो जो हम खर्च करते जाएंगे तो हमारा जो बेनिफिट जो हमारा बेनिफिट है वो टोटल बेनिफिट बढ़ता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा, दोनों ही बढ़ेंगे, लेकिन दोनों कर्व की जो शेप होगी, क्योंकि मार्जिनल जो है वो दोनों का अलग अलग है, तो इस तरीके की शेप आएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मैक्सिमम देखना है कि कहाँ हमारे बेनिफिट मैक्सिमम हुए, ये देखो ये टोटल सोशल बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, और ये टोटल सोशल सेक्रीफाइस है। तो ये अंतर जहां सबसे ज्यादा है उस बिंदु पे, जैसे यहां कम है, इसके हम राइट में अगर मूव करते जाते हैं तो ये बढ़ता जाएगा, इस पॉइंट के भी राइट में जाते हैं तो बढ़ता जाएगा, यानी वो पॉइंट जहां पर इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम है वो
मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की कंडीशन होगी। और आपने पहले डिस्कस किया था हमने कि अगर हमें ये डिफरेंस निकालना है तो हम दोनों के टेंजेंट जहाँ पैरेलल हैं वहाँ पर ये दो दो कर्व हैं हमारे, टोटल सोशल बेनिफिट और टोटल सोशल सेक्रीफाइस, इनके किसी जिस पॉइंट पे यहाँ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और नीचे वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। बेसिकली टेंजेंट का मीनिंग क्या है? टेंजेंट का मीनिंग है कि इस पॉइंट पे एम एस बी, और नीचे अगर टेंजेंट लगाते हैं तो इस पॉइंट पे एम एस एस, बेसिकली वही है। तो इसका मतलब ये डिफरेंस यहाँ सबसे ज्यादा होगा जहां ये दोनों T1 और T2 जो टेंजेंट है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। टेंजेंट का मीनिंग मैंने बताया, टेंजेंट का मीनिंग है कि ये मार्जिनल को मेजर कर रहा है, तो यहाँ मार्जिनल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो देख सकते हैं हम ई पॉइंट पे एफ, यानी ई एफ जो है वो हमारा अधिकतम सामाजिक लाभ है इस बिंदु पे। इससे लेफ्ट जाएंगे तब भी कम है, इससे राइट जाएंगे तब भी कम है। तो ये जो हमारी पॉइंट है ओम, यानी अगर सरकार ओम के बराबर टैक्सेस कलेक्ट करे और उसको एक्सपेंड करे तो जो समाज को मिलने वाला लाभ है वो अधिकतम होगा। पीगू की शर्तों के अनुसार इसको हम देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं डाल्टन की कंडीशंस। डाल्टन की कंडीशन को समझने के लिए हमें जो डायग्राम है उसको देखना होगा जो डाल्टन ने यूज किया है। डाल्टन का डायग्राम हमने यहाँ पे लिया है सोशल बेनिफिट्स और सोशल कॉस्ट। ठीक है, ये ओ पॉइंट हमने लिया है ओरिजन। इस ओरिजन के ऊपर जैसे कि हमें पता है पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और ओरिजन के नीचे जो है वो नेगेटिव वैल्यू होती हैं। और ये जो हमारा पॉइंट है, जो ओरिजन का पॉइंट है ये वाला, तो यहाँ इससे ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, इससे नीचे जो है वो हमारी नेगेटिव वैल्यू होंगी। अब जो BB1 कर्व है, ये कर्व पॉजिटिव वैल्यूज में है, इसका मतलब पॉजिटिव है तो ये बेसिकली मार्जिनल सोशल बेनिफिट होना चाहिए। तो BB1 कर्व जो है वो मार्जिनल सोशल बेनिफिट को दिखाता है, यानी समाज को अलग अलग अमाउंट में जब पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है तो कुल लाभ कितना मिलता है। यानी अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ होगा तो समाज को लाभ इतना मिलेगा, इस लाइन के बराबर। ठीक है, अगर यहाँ है तो उसको बेनिफिट इतना मिलेगा। क्लियर है? इसी तरीके से नीचे के पैनल पे हम जो नेगेटिव है, यहाँ पे जो D1 कर्व है, बेसिकली ये हमें हमारे सेक्रीफाइसेस को बताएगा। और ये भी सेक्रीफाइस भी जो हैं, जो जो हम टैक्सेशन ज़्यादा लगाएंगे तो ये सेक्रीफाइस हमारा बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ बढ़ता जा रहा है, जबकि मार्जिनल सोशल बेनिफिट हमारा घटता जा रहा था। ये नेगेटिव टेरिटरी में है तो ये यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा। अब जो D1 कर्व है वो सोसाइटी को जो सेक्रीफाइस करना है उसको दर्शाता है। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, मार्जिनल हमारा जो नेट बेनिफिट है, नेट सोशल बेनिफिट है, वो दोनों का डिफरेंस होगा। अगर मान लो मैं यहाँ इस अमाउंट पे जाऊं, यहाँ किसी अमाउंट को लूं मैं, तो हमारा जो बेनिफिट है वो इतना होगा, इस अमाउंट के बराबर होगा बेनिफिट, जबकि हमारा सेक्रीफाइस इतना था। तो नेट कितना हो जाएगा इसमें से? ये जो OB है, इस OB में से अगर हम OD घटा दें तो यहाँ कोई एक पॉइंट हमें मिलेगा, जो पॉइंट B इसके बराबर होगा। ड्रा करते हैं हमारा NN1। अब ये जो BN है, ये डिफरेंस है BO और OD का। अब हर पॉइंट पे, हर पब्लिक एक्सपेंडिचर के पॉइंट पे हम ये डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं कोई एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, तो इस पॉइंट पे हमारा जो सोशल सेक्रीफाइस है वो इतना होगा और बेनिफिट जो है वो हमारा इतना है। तो दोनों को जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो इतना बच जाएगा जो हमारा नेट बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे अगर हम आ जाएं, यानी जो जो हम अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाएंगे तब तक हम यहाँ तक पॉजिटिव टेरिटरी में रहेंगे। यानी इस पॉइंट पे जो हमारा कर्व है वो 0 के बराबर हो जाएगी वैल्यू जो है, यानी जितना हम सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही हमारा बेनिफिट होगा। देखो यहाँ से देखिए, इस पॉइंट पे जो हमारा M पॉइंट है, यहाँ पे हमारा जो सेक्रीफाइस है वो है MQ के बराबर, और हमारे जो बेनिफिट हैं वो हैं PM के बराबर, और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यानी जो ये M पॉइंट है, यहाँ पे नेट जो बेनिफिट होगा, नेट सोशल बेनिफिट होगा वो 0 होगा, और जो ONM एरिया है उसके बराबर हमारे कुल जो हैं वो नेट सोशल बेनिफिट हमें मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम इस पॉइंट से M पॉइंट के लेफ्ट में हैं, उससे कम खर्च करते हैं और कम टैक्स लगाते हैं, तो उस कंडीशन में तो हमारा जो सोशल बेनिफिट है वो पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे जाएंगे तो सोशल बेनिफिट जो है वो हमारा नेगेटिव होगा, यानी टैक्स के कारण जो सेक्रीफाइस होगा वो ज़्यादा होगा। और
पब्लिक एक्सपेंडिचर के कारण जो बेनिफिट है वो हमारा कम होगा, तो एज ए रिजल्ट टोटल जो है वो हमारा लॉस होगा पूरी इकोनॉमी को या पूरी सोसाइटी को। तो इस तरीके से जो डाल्टन की कंडीशंस हैं उसके द्वारा हम मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की जो शर्तें हैं उनको देख सकते हैं और डायग्रामेटिकली हमने इनको एक्सप्लेन किया है। चलिए अब मुस्ग्रेव की कंडीशंस देखते हैं। मुस्ग्रेव ने जो डाल्टन का डायग्राम था उससे एक अलग डायग्राम लिया है, ठीक है। और मुस्ग्रेव का जो मॉडल है वो बहुत हद तक जो हमारा डाल्टन के मॉडल से मिलता जुलता मॉडल है। उसके अनुसार मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वहाँ होगा द नेट सोशल बेनिफिट जीरो होगा। थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया है। बेसिकली ये जो हमारी पीगू की कंडीशन है उनसे मिलता जुलता है। एनएसबी क्या है? डिफरेंस बिटवीन एमएसबी एंड एमएसएस। जो डायग्राम यूज किया है मुस्ग्रेव ने वो डाल्टन और पीगू दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो देखते हैं किस तरीके का डायग्राम उन्होंने यूज किया है। जैसा कि हमने देखा था हमारा जो वाई एक्सिस है इस पे जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पे हमने बेनिफिट लिए हैं, नेगेटिव साइड में हमने सेक्रीफाइसेस लिए हैं। ओरिजिन पे के साथ जो लाइन है एक्स एक्सिस पे उस पे हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं AA1। AA1 क्या है? आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं, ये हमारी मार्जिनल सोशल बेनिफिट की लाइन है। यानी अगर हम यहाँ खर्च करते हैं, कोई भी एक पॉइंट में अगर लेता हूँ, यहाँ कोई पॉइंट लिया, अगर इतनी मात्रा में सरकार टैक्स लगाती है या एक्सपेंडिचर करती है तो यहाँ बेसिकली हम बेनिफिट ड्रा कर रहे हैं। तो अगर इतना एक्सपेंडिचर करती है तो सरकार को ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये AA1 जो है ये हमारा सोशल बेनिफिट का कर्व है और जो हमारा BB1 है ये सोशल सेक्रीफाइस का कर्व है और जो बीच का कर्व हमने बनाया है CC1 ये दोनों का नेट है। यानी अगर हम इस पॉइंट पे जाएं तो ये डिफरेंस है, इस पॉइंट पे अगर इतना खर्चा करती है सरकार तो इतने हमारे बेनिफिट हैं और इतने हमारे सेक्रीफाइसेज हैं। जो डिफरेंस आएगा वो इतना आ जाएगा। ये डिफरेंस कम होता जाएगा जो जो हम एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाएंगे और एक पॉइंट के बाद ये घटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जिस पॉइंट पे ये जीरो है, इस पॉइंट पे जीरो होगा, ई पॉइंट पे जीरो है। तो ई पॉइंट जो है वो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मुस्ग्रेव। ई जो पॉइंट है वो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो EM और EN का वो जीरो होगा और इस पॉइंट पे हम रहेंगे। इस तरीके से मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। स्टार्टिंग में जो NSB है वो पॉजिटिव है, यहाँ देख सकते हैं C से E तक। तो हमारा नेट सोशल बेनिफिट कर्व है, कौन सा है नेट सोशल बेनिफिट कर्व? नेट सोशल बेनिफिट कर्व हमारा C1 कर्व है। अब ये जो नेट सोशल बेनिफिट कर्व है ये इस पॉइंट तक तो पॉजिटिव है और इस पॉइंट के बाद जो है ये नेगेटिव हो जाता है। पॉइंट ई जो है वो पॉइंट है जहां एमएसबी और एमएसएस एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ सरकार को वही अमाउंट जो है वो टैक्स से कलेक्ट करनी चाहिए और उसको खर्च करना चाहिए ताकि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट जो है वो ड्राइव किए जा सके। ये जो OE हमारा लेवल है टैक्सीज और एक्सपेंडिचर का वो लेवल होगा जहां समाज को सार्वजनिक वित्त की जो क्रियाएं हैं सरकार जो करती है उनके फलस्वरूप जो लाभ मिलेगा वो अधिकतम होगा। तो ये मुस्ग्रेव की कंडीशंस थी। चलिए अब हम देखते हैं कि जो मार्जिनल सोशल एडवांटेज का सिद्धांत है उसका महत्व क्या है। बेसिकली सार्वजनिक वित्त की जो क्रियाएं हैं उनके फलस्वरूप अगर प्रोटेक्शन में वृद्धि होती है, हमें यह देखना जरूरी है कि हमारी आर्थिक क्रियाएं इस तरीके की होनी चाहिए कि प्रोटेक्शन में वृद्धि हो। इसको हम सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, इसको हम टेस्ट भी कह सकते हैं कि अगर जो पब्लिक ऑपरेशंस के कारण अगर प्रोटेक्शन नहीं बढ़ता है तो उसको हम उस जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं या पब्लिक फाइनेंस के जो सिस्टम जो अडोप्ट करती है किसी देश की सरकार उसको सफल नहीं मान सकते। उसके फलस्वरूप प्रोटेक्शन में वृद्धि होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो धन का वितरण है वो समान होना चाहिए, यानी टैक्सेस और एक्सपेंडिचर इस तरीके से सरकार को कलेक्ट करने चाहिए ताकि जो धन का वितरण है वो इक्विटेबल हो, उसमें चेंजेस ना हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, यानी सोशल वेलफेयर और प्रोडक्शन जो एफिशिएंसी है वो इस तरीके से इंश्योर की जानी चाहिए ताकि जो सरकार है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनसे सरकार जो है वो देश की रक्षा कर सके। इसी तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी जरूरी है, यानी पब्लिक फाइनेंस के ऑपरेशन के कारण इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए, ट्रेड साइकिल्स नहीं आने चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। GDP का लेवल और जो इन्फ्लेशन है वो जो है वो स्टेबल होने चाहिए। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी जरूरी है। इसके साथ साथ जो पब्लिक फाइनेंस का ऑपरेशन है उसके फलस्वरूप फुल एम्प्लॉयमेंट भी
जनरेट होनी चाहिए, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होनी चाहिए। पब्लिक फाइनेंस एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन का जो सिस्टम है इस तरीके से सरकार को यूज करना चाहिए ताकि उनकी फिजिकल पॉलिसीज जो हैं उनके कारण फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंश्योर हो सके। इसी तरीके से जो सरकार के ऑपरेशन हैं टैक्सेशन के और एक्सपेंडिचर के, वो इस बात को ध्यान में रख के किए जाने चाहिए ताकि वर्तमान जो हमारी पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एमएसए के की सिग्निफिकेंस है या उसके टेस्ट है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो उसके फलस्वरूप जो प्रिंसिपल ऑफ एमएसए है उसको हम सफल नहीं कह सकते। अगर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है उसको भी हम सफल नहीं कह सकते। तो ये सारी चीजें भी होनी जरूरी है साथ में जो हमने डिस्कस की। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल सोशल एडवांटेज प्रिंसिपल, यानी जो हमारा अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत था उसकी आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। पहला तो सोशल सेक्रीफाइस और सोशल बेनिफिट को मेजर करना बहुत मुश्किल है, उसका माप जो है वो बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जो सेक्रीफाइस है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। सेटिस्फेक्शन भी, ये दोनों जो हैं सेक्रीफाइस और बेनिफिट जो है वो सब्जेक्टिव हैं और सब्जेक्टिव चीज़ों को मापना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की हमने बात की थी, वास्तव में ये लागू नहीं होता। जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमने कही थी ना कि हर रुपया इस तरीके से खर्च करे कि हर रुपया जो लास्ट आए उसकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी बराबर होनी चाहिए, या हर रुपया हर स्कीम में इस तरीके से खर्च किया जाना चाहिए, इसकी जो अप्लीकेबिलिटी है, प्रैक्टिकेबिलिटी है, जो वो काफ़ी कम है। इसके बाद ये जो है ये केवल टैक्स रिवेन्यू, ये हमने मान लिया था ना, अजम्पशन किया था कि केवल टैक्स रिवेन्यू से सरकार, टैक्सेशन के थ्रू जो है सरकार रिवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार जो है गिफ्ट है, फीस है और दूसरे जो मेथड है उनके द्वारा भी रिवेन्यू कलेक्ट करती है, और उसको हमने नेग्लेक्ट किया है। बेसिकली लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, लास्ट रुपीज़ की हम बात करते हैं, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, वो कई करोड़ों में जाते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को या उस एक्सपेंडिचर को छोटे छोटे हिस्सों में हम नहीं बांट सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो सिद्धांत है ये स्टैटिक कंडीशंस का अध्ययन है, जो हमारी डेवलपिंग डायनेमिक कंडीशंस हैं उनको अध्ययन नहीं करता है। इसके साथ साथ पब्लिक फंड के मिसयूज के चांस हैं। ये सिद्धांत ये मानता है कि पब्लिक फंड का जो यूज है वो सबसे बेहतर तरीके से होता है, लेकिन वास्तव में ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक फंड्स जो हैं वो अच्छी तरीके से यूज़ हों या बहुत अच्छी तरीके से यूज़ हों, उनमें कोई करप्शन ना हो, वो एफिशिएंटली यूज़ हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये भी इस सिद्धांत की एक आलोचना है। और सबसे बड़ी इसकी एक आलोचना और है कि ये सिद्धांत ये मान के चलता है कि सरकार का बजट जो है वास्तव में बैलेंस्ड रहेगा, और आज के दिन हमें कोई भी देश की सरकार जो है वो बैलेंस्ड बजट बनाती हुई नज़र नहीं आती है। ज़्यादातर बजट में या तो सरप्लसेज होते हैं या उसमें जो है सरप्लसेज नहीं होंगे तो उसमें डेफिसिट होंगे, लेकिन बैलेंस्ड बजट के चांसेस बहुत कम हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या है, मस्ग्रेव का वर्जन इसके बारे में, पीगू का वर्जन, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है एमएसए की, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की, और इसकी लिमिटेशंस क्या है। अब आइए हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज प्रोफाउंड बाय, किसने दिया था प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज? डाल्टन एंड पीगू बोथ। तो आंसर वुड बी सी। द सोसाइटी कैन अचीव मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, कब अचीव करती है? बिल्कुल सही, एमएसबी इज इक्वल टू एमएसएस। आंसर बी। एमएसएस का क्या होता है? मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, बढ़ता जाता है ना जो जो टैक्स लगाया जाता है, तो ये क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अपवर्ड स्लोपिंग यानी ए। नेट सोशल बेनिफिट कर्व एनएसबी, इसका ढलान कहाँ था? अपवर्ड स्लोपिंग था? नहीं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन? नहीं। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन? नहीं। तो इसका मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग वुड बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कंसर्न्ड विद, किससे है? पब्लिक एक्सपेंडिचर टैक्सेशन से, या पब्लिक डेब्ट से, या दोनों, पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन से? डी वुड बी द करेक्ट आंसर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंसिस, क्या है पब्लिक फाइनेंस का बेसिक प्रिंसिपल? हमने डिस्कस किया था, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। आंसर वुड बी ए। The best system of public finance in is that which secures the maximum social advantage from the operations which it conduct। ये किसने कहा था? मैंने कहा था, ये याद रखना, ये कहा था डाल्टन ने। सो करेक्ट आंसर वुड बी बी। अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन देखते हैं। सोशल बेनिफिट ऑलवेज इक्वल सोशल सेक्रीफाइस, गलत है, फॉल्स। अगला क्वेश्चन है एनएसए इज अचीव्ड व्हेन गैप बिटवीन टीएसएस एंड टीएसबी इज
मैक्सिमम, सही है। जीरो नेट सोशल बेनिफिट कंसेप्ट इज डेवलप्ड बाय पीगू। जीरो नेट सोशल बेनिफिट किसने बनाई थी? मुस्ग्रेव। सो आंसर वुड बी फॉल्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।